नमस्कार। सप्ताह 2 के इस अंक में आपका स्वागत है। इसमें हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के डिज़ाइन के एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अभी तक पिछले सप्ताह में हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बारे में एक जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। हमने कोर्स स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें डिज़ाइन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। हमने एक अच्छे डिज़ाइन और बुरे डिज़ाइन के बारे में बात की थी। आपके व्यवहारिक जीवन में कैसे आप उसका प्रयोग करते हैं, कैसे आपका जीवन उससे इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। हमने एससीआई के बारे में बात की थी, क्या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है, कैसे मानव और कंप्यूटर या और अन्य उपकरणों के बीच में एक सहस्पर प्रक्रिया होती है जिससे कि मनुष्य अपना काम कर पाता है। हमने एक सैम्पल एससीआई प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा की थी और हमने एक ट्यूटोरियल जो कि गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन के ऊपर है, उसके बारे में डिटेल शेयर किया था। चलिए फिर एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के माध्यम से हम एक ऐसे थॉटफुल डिज़ाइन को बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें यूज़र इंटरफेस, क्रिएशन ऑफ इंट्यूटिव सिस्टम, जो कि एक बहुत ही सहज सिस्टम होना चाहिए, आसान होना चाहिए यूज़ करने में, और जिसमें अलग अलग तरीके की जो भी ज़रूरतें हैं आपके उपयोगकर्ता की, उनको इंक्लूड करना चाहिए और जिससे कि एससीआई आपके ह्यूमन पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। वह उपयोगकर्ताओं को अलग अलग कार्य को कुशलतापूर्वक करने में मदद करता है और उन्हें प्रभावशाली तरीके से सीखने में भी मदद करता है। हमने यह भी बात की थी कैसे वह वार्तालाप कर सकता है, कैसे वह सहायता और साथ में काम कर सकता है बहुत आसानी तरीके से, और यह एक मौका देता है उस पूरे कार्य को बड़े आसानी से, सहज तरीके से, कुशलतापूर्वक, प्रभावशाली तरीके से करने में एससीआई के माध्यम से, जो कि अन्यथा इतना आसानी से हो नहीं सकता है। यह केवल इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को ही नहीं बढ़ाता है, यह हमें एक कलेक्टिव तरीके से साथ में हमारे समाज को, हमारे मशायरे को टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एम्पावर करने की कोशिश करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और नवाचार को भी बढ़ावा देता है, जिससे कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी के माध्यम से हम जो हमारे समाज में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसका हम निदान करते हैं, उसका हम हल निकालते हैं। हमने ये भी बात की थी कैसे आज के समय में हमारा जो भौतिक विश्व है, कैसे हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से गुजर रहा है, जिसमें कि जो चीज़ें आप पहले मनुष्य से मनुष्य के बीच में परस्पर क्रिया से करते थे, आज वहाँ पे एक उपकरण के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उन चीज़ों को आप घर बैठे बैठे तुरंत कर पाते हैं। तो डिजिटल एक्सपीरियंस बिकम द सेंट्रल टू अवर डेली लाइफ। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कंप्यूटेशन इज़ नाउ मोर क्रिटिकल देन एवर। चूँकि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल उपकरण और उनसे परस्पर क्रिया, तो बिना ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के पढ़ाई के यह अधूरा है। जैसा कि हमने ये भी बात की थी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है जहाँ पे एक से ज़्यादा विषयों की नॉलेज को यूज़ करके आपके उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज और प्रभावशाली सिस्टम बनाया जाता है, जिससे कि वो उसको बड़े कुशलतापूर्वक बहुत ही आसानी से अपने सारे कार्य को कर सकें। तो इस वजह से हमें मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का अध्ययन करने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे हम अपने उपयोगकर्ताओं को, उनके बिहेवियर को पढ़ते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कैसे वो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कैसे उसको ग्रहण करता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है और कैसे उसको आगे यूज़ करता है। हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कैसे वो इन चीज़ों को समझता है और अपने मेमोरी में, अपने स्मृति में उसको रखता है।
और उसके बेसिस पे अपने जो भी उसने पहले से चीज़ें सीखी हैं या जो नई चीज़ें सीखी हैं और जो भी इंफॉर्मेशन डेटा उसको मिला है उसको परसीव और प्रोसेस करके कोई भी डिसीजन लेता है। यह हमें एक्सपीरियंस कॉग्निटिव लोड के बारे में भी बताता है और रिएक्ट इमोशनली टू इंटरफेसेस। जैसा कि हमने बोला, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में संपर्क बिंदु जो है वह टेक्नोलॉजी और जो उपकरण है, मनुष्य और जो उपकरण है, दोनों को कनेक्ट करता है। और इंटरफेस इसलिए काफ़ी आसान होना चाहिए और बहुत ही नेचुरल तरीके से, सहज तरीके से उसका यूज़ करके अपने काम को करना चाहिए। तो वहाँ पे हमारे इमोशन को बहुत खुशनुमा होना ज़रूरी है, बहुत आसान तरीके से होना ज़रूरी है। इंटरेक्ट थ्रू मोटर एक्शंस लाइक टैपिंग, स्क्रॉलिंग, जो अलग अलग तरीके से विधियां हैं जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में हमें बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अप्लाइंग कॉग्निटिव साइकोलॉजी टू रिड्यूस मेंटल एफर्ट इन अ मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन। आप कैसे मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन को बना सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जिससे कि जो आपका उपयोग करता है उस पर कम से कम मेंटल एफर्ट, उसको जोर लगाना पड़े। हमने ये भी बात की थी, फ़िलॉसफी भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है SCI के अंदर। वह मुख्यतः हमारे क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव और एथिकल रोल के बारे में बात करता है। क्या नैतिक और सही तरीके होते हैं उसके बारे में बात करता है। ये हमें मदद करता है एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में। जैसे आज के टाइम पे, जैसा कि हमने बात किया, हमारे चारों तरफ डिजिटल डिवाइसेस है, चाहे वो CCTV हो, चाहे हमने अलेक्सा की बात की थी, गूगल असिस्टेंट की बात की थी जो हमारी बातों को सुनता है, हमने मोबाइल फ़ोन के बारे में बात की थी, जैसा कि हमने बात की थी शायद वो हमारी बातों को सुन के हमें करस्पॉन्डिंग प्रचार तो नहीं करता है। AI बायस के बारे में बात की, जो भी AI मॉडल है, जो भी वो डिसीजन लेता है या हमें बताता है, रिकमेंडेशन करता है, क्या वो किसी बायस के तहत काम तो नहीं कर रहा है। हमने ये भी बात की थी कैसे दर्शन शास्त्र हमें गाइड करता है डिज़ाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव सिस्टम, जो कि किसी भी ह्यूमन केंद्रित मानव केंद्रित सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। यह एक मूलभूत प्रश्न के बारे में भी, कैसे आदमी, मनुष्य और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हुए उसके बारे में भी हमारे ज्ञान का वर्धन करता है। इंफॉर्मेशन डिज़ाइन फॉर वैल्यूज सच एज डिग्निटी, जस्टिस एंड ऑटोनॉमी, वो भी दर्शन शास्त्र के माध्यम से, फिलॉसफी के माध्यम से हमें मदद करता है कैसे हम कोई भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेस्ड सिस्टम बनाएं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, डिस्कसिंग वेदर अ कंट्रोवर्शियल AI सिस्टम शुड प्रिटेंड टू बी ह्यूमन, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो दैट्स अ फिलोसफिकल एंड एथिकल क्वेश्चन इश्यूज इन SCI। तो उसके बारे में हमें गहन अध्ययन करना है, इसके बारे में सोच विचार करना है और हमें बताना है क्या ये हमें हर जगह करना चाहिए या हमें जहाँ पे सच में ज़रूरत है वहाँ करना चाहिए। क्या जो उपयोगकर्ता ऐसे सिस्टम से बात कर रहा है उसको पता होना चाहिए क्या वह आदमी से बात कर रहा है, मनुष्य से बात कर रहा है या किसी AI सिस्टम से बात कर रहा है। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे आज के ज़माने में डीप फेक वीडियो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हैं, तो हमने काफ़ी हद तक अलग अलग न्यूज़ में देखा है कैसे ये अलग अलग स्कैम को भी करते हैं। जैसे कि आपको एक फेक कॉल आती है और आपको लगता है कि आपके किसी परिवार के सदस्य ने कॉल किया, जबकि वो नहीं है, वो आवाज़ AI के द्वारा जनरेटेड है और वह आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए, आपको फाइनेंशियल लॉस करने के लिए ऐसा की गई है, आपको अलग अलग दुविधाओं और परेशानियों में डालने के लिए की गई है। सिमिलर तरीके से वीडियो कॉल्स भी, डीप फेक वीडियोज़ भी हमारे जीवन में आज के टाइम पे पार्ट है और हमें बेसिकली इस बात में ध्यान देना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि हम उसके शिकार न बने। क्विकली हम बात करेंगे कैसे साइकोलॉजी और फिलॉसफी स्पेशली इन द एस्पेक्ट ऑफ SCI अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हमने बताया, साइकोलॉजी जो है वह मुख्यतः हमारे यूज़र बिहेवियर
परसेप्शन और कॉग्निशन के बारे में होता है, जो कि मनोविज्ञान के तहत हम करते हैं। और फिलॉसफी, जो कि दर्शन शास्त्र है, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे एथिक्स, वैल्यूज़ और रीजनेबल डिज़ाइन के बारे में। साइकोलॉजी का जो मेन फोकस होता है वो उपयोगिता पे होता है, उसको याद करने पे होता है, अलग अलग जो मेंटल मॉडल हैं उसके बारे में होता है। जबकि दर्शन शास्त्र में हम उसके मीनिंग, एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अलग अलग जो कॉमन टॉपिक्स साइकोलॉजी में कवर किए जाते हैं वो होता है कॉग्निटिव लोड, यूज़र टेस्टिंग, यूज़र एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी अहम हिस्से होते हैं किसी भी मानव केंद्रित सिस्टम के। और एक बार जब सिस्टम काम करने लगता है तो हमें इन चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि एथिक्स, ऑटोनॉमी और डिजिटल राइट्स के बारे में हम सहज रहें और सही तरीके से काम करें। जैसे आज के टाइम पे आप सभी लोग देखते हैं कि एआई के माध्यम से आप अलग अलग कला का निर्माण कर सकते हैं। केवल आप अपने प्रश्न को या अपने सजेशन को एक प्रॉम्प्ट के माध्यम से देते हैं, और जो LLM बेस्ड मॉडल होते हैं, बड़े भाषा बेस्ड जो मॉडल्स होते हैं, AI मॉडल्स होते हैं, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ करते हुए आपके लिए एक आर्ट क्रिएट कर देते हैं। क्या वो आर्ट किसी अन्य आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया आर्ट से सीख के बनाया गया है? तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस पे राइट किसका है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं डिज़ाइनिंग अ मेंटल हेल्थ चैट बॉट ऐप। अगर हमारा गोल की बात करें तो बिल्डिंग अ चैट बॉट दैट हेल्प्स यूज़र मैनेजेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी थ्रू द कन्वर्सेशन। क्या हम बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जो भी हमारा उपयोग करता है उसके स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर कर सकते हैं? तो साइकोलॉजी में हम क्या करेंगे? साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है उन चीज़ों को समझने का कि कैसे आपका उपयोगकर्ता सोचता है, महसूस करता है और बिहेव करता है। एंड हाउ इट इज़ अप्लाइड? सो यूज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी टू डिज़ाइन सिंपल कन्वर्सेशन, जिससे कि जो आपका उपयोग करता है उस पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर न देना पड़े, उसको समझने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। अप्लाई इमोशन थ्योरी टू मेक चैटबॉट रिस्पॉन्ड एम्पैथिकली। हमें जब भी चैटबॉट के माध्यम से हम अपने उपयोगकर्ता से बात करते हैं तो हमें उनसे सहानुभूति की ज़रूरत होती है। हमें ये सोचना चाहिए वो क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, वो किसके थ्रू गुजर रहे हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हमें उनसे बात करने की ज़रूरत है। यूज़ बिहेवियरल साइकोलॉजी टू नज यूज़र फ्रॉम हेल्दी हैबिट्स, डेली जर्नलिंग, और इस तरीके से कंडक्ट यूज़र टेस्टिंग टू रिफाइन यूजेबिलिटी एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह में भी बात की थी कि मूल्यांकन एक बहुत ही ज़रूरी घटक होता है किसी भी मानव केंद्रित सिस्टम बनाने के लिए, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए, जो कि हमें मदद करता है उसकी उपयोगिता को और बढ़ाने में। और जहाँ पे भी हमारा उपयोगकर्ता स्ट्रगल कर रहा है, परेशान हो रहा है या अच्छे से इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसको कम करने की। तो इसका आउटकम जो होगा, द चैटबॉट बिकम्स ईजी टू यूज़, बहुत आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो अपने उपयोगकर्ता को जज नहीं करेगा और मोटिवेट करेगा, बिकॉज इट अलाइंस हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स अंडर द स्ट्रेस। तो एक तरह से आप देख सकते हैं मनोविज्ञान कैसे हमें इस चैटबॉट को बनाने में मदद कर सकता है। अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें कैसे वह यहाँ पे मदद कर रहा है, तो वो हमें मदद करता है एथिकल थिंकिंग लाने में और वैल्यू ड्रिवन डिज़ाइन बनाने में। तो यह बेसिकली पूछता है, इज़ इट एथिकल फॉर द चैटबॉट टू गिव मेंटल हेल्थ एडवाइस? क्या ऐसा पहले बनाने की ज़रूरत भी है क्या? किसको देने की ज़रूरत है, कब देने की ज़रूरत है, किस तरह की एडवाइस देने की ज़रूरत है, क्या वो वैलिडेट किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वह कुछ गलत बोलता है? तो ये सारी बातें हम एक तरह से यहाँ पे दर्शन शास्त्र में बात करते हैं। सो इट शुड डिस्कस द ऐप नोटिफाई अथॉरिटीज़ के इन केस ऑफ क्राइसिस। अगर आपको लगता है कि आपका जो उपयोग करता है वो बहुत ही गहन मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता से गुजर रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या उसको उसके परिवार को बता देना चाहिए? क्या पुलिस एजेंसी को बताना चाहिए? क्या उसके कंपनी को बताना चाहिए? उसके कई पहलू हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं।
जैसे शायद आप परिवार को बताएं तो परिवार वाले तुरंत मदद को आ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। कंपनी को बताएंगे तो कंपनी वाले मदद भी कर सकते हैं, कंपनी वाले उसको कंपनी से निकाल भी सकते हैं। इसके कई कई ढेर सारे पहलू हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस सेफ्टी और भी ढेर सारे पहलू हैं। तो वो इन सब चीज़ों का हमें अध्ययन, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा, जो भी आपके कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, एक्सपर्ट की राय को जानते हुए हमें अपने सिस्टम का डिज़ाइन करना है। डिसाइड हाउ AI रिस्पेक्ट AI प्राइवेसी एंड कंसेंट। जैसा कि हमने पहले ही बात किया था, क्या जो उपयोग करता है उसकी गोपनीयता को कैसे रखा जा सकता है, कैसे उसकी सहमति ली जा सकती है। Reflect how are we enforcing certain biases, assuming stress looks the same for everyone। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए, तो एक तरह से मनोविज्ञान हमें यहाँ पे दर्शन शास्त्र हमें बेसिकली मदद करता है चैटबॉट को रिस्पेक्ट यूज़र डिग्निटी, ट्रांसपेरेंट, अवॉइड हार्म्स एंड डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिबली। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों SCI के एक अहम पहलू हैं, और हमें किसी भी SCI और ह्यूमन सेंटर्ड बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम का, प्रणाली का निर्माण करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए। चलिए, ये इस सप्ताह की रूपरेखा है जहाँ पे हम बात करेंगे डिज़ाइन क्या है, हमें किसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या है, इंटरेक्शन डिज़ाइन का SCI में रोल क्या है, हम इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी और डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे, और हम एक पैनल डिस्कशन भी करेंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में, और आपको कैनवा टूल का एक हैंड्स ऑन व्यवहारिक अनुप्रयोग भी बताएंगे, कैसे आप उस पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक वीकली असाइनमेंट देंगे, जो कि इस साप्ताहिक असाइनमेंट के माध्यम से आप जो चीज़ें सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ डिज़ाइन? अगर हम डिज़ाइन के एक तरह से डेफिनेशन की बात करें तो हेनरी ड्रेफस, जो कि एक बहुत ही जाने माने अमेरिकन औद्योगिक डिज़ाइनर है, उन्होंने बोला था, व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज़ गोइंग टू बी रीडन इन, जिसके साथ आप सवारी भी कर सकते हैं, सेट अपॉन बैठ सकते हैं, लुक डैट देख सकते हैं, टॉक्ड इनटू बातचीत कर सकते हैं, एक्टिवेटेड उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऑपरेट उसके साथ वर्क कर सकते हैं, और भी ढेर सारे तरीके से उसको अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं, अकेले यूज़ कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक तरह से इंटरफेस की बात करते हैं, इफ़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि आपका उपयोग करता है और आपका जो सिस्टम है, वह पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बन जाए, जहाँ पे उसको यूज़ करना, उसका प्रयोग करना एक मुश्किल हो जाए, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो उसको यूज़ करने में मेहनत का सामना करना पड़े, चैलेंजेस को फेस करना पड़े, तो जो आप डिज़ाइनर था उसने शायद अपना काम अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि उस डिज़ाइनर को अपना ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो बहुत सहज और सिंपल तरीके से उसको यूज़ कर सके, नेचुरल तरीके से, जो उसके डेली के जीवन में जैसे भी उस तरह की सिस्टम को पहले वो यूज़ करता था, बहुत आसानी से उसको यूज़ कर सके। वो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। उसका जो पूर्व ज्ञान है उस बारे में वो वहाँ पे उसी तरीके से काम करना चाहिए जैसे कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में यूज़ करता है। तो ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं, अगर जो लोग उपयोगकर्ता यूज़ कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कंफर्टेबल, बहुत आनंददायी और बेहतर तरीके से महसूस कर सकें, उनमें प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हैं उसको ख़रीदने की इच्छा हो, तो और भी ज़्यादा कुशल हो। इन सिंपल टर्म हम बोल सकते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने बनाया है उसको यूज़ करते हुए बड़ा खुश है, तो डिज़ाइनर ने अपना काम किया है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट डिज़ाइनर हैज़ सक्सीडेड।
तो अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से इसके बारे में बात करें, जैसे दैनिक जीवन में आज के टाइम पे हमारे से ज़्यादातर लोग स्मार्टफ़ोन को यूज़ करते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन के माध्यम से स्मार्टफ़ोन को के उपयोगिता को के उपयोग को इन पॉइंट से देखें तो क्या वो उसमें फिट होता है? क्या वो जो एक डिज़ाइनर के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सफल हुआ है, नहीं हुआ है, चलिए देखते हैं क्या वो सफल हो पाता है कि नहीं। तो अगर हम स्मार्टफ़ोन उपकरण की बात करें तो स्मार्टफ़ोन रीड एंड इन सवारी करता है हमारे साथ, कार के डैशबोर्ड माउंट फॉर नेविगेशन। एक तरह से आप अपने कार, अपने बाइक, अपने साइकिल में भी सामने ऐसे लगा देते हैं जो कि आपको बताता है रास्ता, आपको आगे से लेफ़्ट राइट स्ट्रेट जाना है। सेट अपॉन, कभी कभी हम अपने मोबाइल के ऊपर बैठ जाते हैं, किनारे रख देते हैं या सोफ़ा के नीचे रख देते हैं। इस तरह से आप उस पर कभी कभी बैठ भी जाते हैं, जबकि इसका मेन काम नहीं है, उसके ऊपर बैठना काम नहीं, लेकिन रियल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में बहुत तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। जैसे लुक डैट, रीड मैसेजेस एंड वॉच वीडियोस, आप अलग अलग तरीके के चलचित्र और मैसेज आप इस पर पढ़ते हैं, देखते हैं। टॉक इनटू, ड्यूरिंग द फ़ोन कॉल्स आप उससे बात करते हैं। एक्टिवेटेड, कैसे आप उसको स्टार्ट करते हैं यूजिंग वॉइस कमांड, जैसे आप हे सीरी बोलते, हे ओके गूगल बोलते हो या अलेक्सा बोलते हो, इस तरीके से आप उसको एक्टिवेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटेड थ्रू स्क्रीन, टच स्क्रीन एंड द एप्लीकेशन, तो आप उसको एक तरह से अलग अलग माध्यम से उसको ऑपरेट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, एंड और भी ढेर सारे काउंटलेस तरीके से, अनगिनत तरीक़ों से आप उसको यूज़ करते हैं। फ़ोटोज़ से लेके, अपने नेट बैंकिंग से लेके, अपने अध्ययन से लेके, अपने सिक्योरिटी को लेके, अलग अलग तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं। तो एक तरह से देखें तो स्मार्टफ़ोन अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो अब इसका माध्यम केवल अब फ़ोन से बात करना नहीं रह गया, अलग अलग तरीके से यूज़ था। जैसे आपने देखा होगा कि पहले स्मार्टफ़ोन जब नए नए बने थे तो हाथों से गिरते ही उसका स्क्रीन टूट जाता था, लेकिन आज के टाइम पे उसकी उपयोगकर्ता देखिए, वो गिर भी सकता है, वो बैठ भी सकते हो, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको टूटने से उसको और रॉबस्ट कैसे बनाया जा सकता है? तो ग्लेडिएटर स्क्रीन और इस तरह के माध्यमों से आपने जानते हैं कि अब उसका स्क्रीन काफ़ी रॉबस्ट हो गया है। अब उसको गिरा भी देते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी रॉबस्ट हो गई, जैसे अब यहाँ पे एक हम और बात करें, रीड एंड इन की में अगर हम स्विमिंग करते हैं, आज के टाइम पर आप अपने कई ढेर सारे ऐसे फ़ोन हैं जिसको आप अपने जेब के अंदर रख के या पानी के अंदर डाल सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा। आईफोन के ऐसे कई वर्जन्स हैं, और एंड्रॉयड और सैमसंग और भी जो कंपनीज़ हैं उसमें कई ऐसे फ़ोन्स हैं जिसको आप फ़ोन को पानी में डाल देंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो जादू ही है एक तरह से ये। तो हमें द पर्पज़ है कि हमें डिज़ाइन इस तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि इन सारे चीज़ों को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये फुलफ़िल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, जिससे कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वह सही रहे, अपना काम करे और लंबे से लंबा चले, जिससे कि हम अपने फाइनेंस को भी और अच्छा बना सकें सहूलियत के साथ। तो डिज़ाइन क्या है? जैसा कि हमने बोला, ड्रेफर्स ने बोला था, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन एन अप्रोच दैट प्लेसेस द नीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ यूज़र एट द हार्ट ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस। कैसे हम जो उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को, उनकी सहूलियत को, उनकी सुरक्षा को सेंटर में रखता है जब भी ऐसा हम ह्यूमन सेंटर्ड बेस्ड सिस्टम बनाते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें ये 4 की घटक आते हैं, कह सकते हैं। इंटरेक्शन एज अ की टू सक्सेस, कैसे हम जो इंटरेक्शंस परस्पर क्रिया कर रहे हैं वह कैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कैसे वो हमारी मदद करता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, प्राइमरली जैसे हमने बोला कि जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, संपर्क बिंदु है, उसको कैसे फ्रिक्शनलेस बना सके, कैसे बड़े आसानी से उसको कोई भी उपयोगकर्ता यूज़ कर सके। पॉजिटिव आउटकम फॉर द पीपल, एंड ऑफ द डे जैसे जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, ये उपयोगकर्ता उसको यूज़ करने के बाद खुश होना चाहिए, और खुश तभी होगा जब वो काम करना चाहता है, कार्य कर पाए और मनोरंजन तरीके से कर पाए, आसानी से कर पाए, याद उसको आसानी से हो जाए कि कल को दोबारा उसको दी जाए तो तुरंत वो कर पाए।
सक्सेस क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइनर, तो जैसे हमने बात की कि अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल होती हैं तो डिज़ाइनर बोल सकता है कि वो सक्सेसफुल रहा, अदरवाइज़ उसने अपना काम शायद पूरे अच्छे से नहीं किया। तो जैसे हमने बात की इंटरेक्शन एज अ की टू सक्सेस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आर नॉट आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये केवल एक लोग नहीं, एक से ज़्यादा लोग भी एक साथ यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो हम रीड इन, सेट अपॉन, लुक डेट, टॉक इनटू, जो भी हमने बात की थी वह आप देख सकते हैं। चाहे वो वीडियो गेम की बात करें, चाहे वो पढ़ाई की बात करें, चाहे अलग अलग माध्यमों से आप अलग अलग चीज़ें जो अपने जीवन में यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं। तो दिस मेक्स अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल विल फिजिकली इमोशनली इंटरैक्ट विथ अ प्रोडक्ट क्रूशियल फॉर इट्स सक्सेस। तो एक तरह से फिज़िकली और इमोशनली जब भी कोई उपयोगकर्ता आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करता है तो उसको खुश होने की ज़रूरत, खुश अगर है तभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उसका अनुभव था, उपयोगकर्ता का अनुभव था, उसको आप बढ़ा सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट फील्स अनकम्फर्टेबल, unintuitive or frustrating, it's failed to serve its purpose regardless of how technically advanced it may be। हो सकता है कि आपने सबसे न्यूनतम तकनीक को यूज़ किया हो, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ वो काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो इन मापदंड पे फेल होता है, अनकंफर्टेबल है, अनइंट्यूटिव है, फ्रस्ट्रेटिंग है, तो वो एक तरह से अपना जो उस पर्पस था उसको मीट नहीं कर रहा है, उसके बारे में वो फेल हो रहा है। तो वहाँ पे उसको हमको दोबारा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका उपयोगकर्ता उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, डिस्पाइट इट्स टेक्निकल सोफिस्टिकेशन, गूगल ग्लास कुछ सालों पहले, गूगल ग्लास एक तरह से आप देख सकते हैं लॉन्च हुआ था गूगल के द्वारा, वो कॉमर्शियली फेल हो गया, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट था। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्शन शास्त्र की जो बात कर रहे थे, लाइक प्राइवेसी कंसर्न विद द कैमरा, सोशली ऑकवर्ड डिज़ाइन, इस तरह की जो चीज़ें, तो केवल फंक्शनैलिटी की बात नहीं है, भले ही इसकी फंक्शनैलिटी एक से बढ़कर एक थी, लेकिन कई ढेर सारे कारणों के कारण यह मार्केट में फेल हो गया और गूगल को इसको बंद करना पड़ा। तो इसमें ढेर सारे जो रीज़न्स बताए गए थे, उसमें आप हाई प्राइस कह सकते हैं, शॉर्ट बैटरी लाइफ बोल सकते हैं, सोशली ऑकवर्ड डिज़ाइन बोल सकते हैं, और हिंडर्ड यूजेबिलिटी बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली फेसबुक, जो कि अब मेटा के नाम से जाना जाता है, उसने इन सभी केस स्टडी के ऑफकोर्स सीखा कि गूगल ग्लास क्यों फेल हुआ, उस तरह के और भी जो सिस्टम थे क्यों फेल हुए। अब अगर हमें ऐसा इसका मतलब है नहीं कि आप टेक्नोलॉजिकल जो तकनीकी है उसको करना बंद कर दें, शायद उसको आपको दोबारा रिविज़िट करने की ज़रूरत है, पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें हमें पता चली कि शायद उसकी वजह से वह पास नहीं हो सका, सक्सेस नहीं हो सका, तो उसको हमें सही करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि मेटा ने एक तरह से अपना नया कैमरा ग्लास लॉन्च किया रे-बैन के साथ, जो देख सकते हैं कि दिखने में चश्मे जैसा ही लग रहा है। इसमें अलग से जो कैमरा दिख रहा था वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, और इसमें ढेर सारे और भी फीचर्स हैं जो कि पहले नहीं थे। तो तकनीकी का ध्यान देते हुए और भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि हाई प्राइस हो, चाहे शॉर्ट बैटरी हो, चाहे और भी उसके उपयोगकर्ता के पॉइंट्स हो, उनको कोशिश किया है इसको हैंडल करने का। और ये तो समय बताएगा कि ये कितना उपयोगी होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, लेकिन ऐसे ही जीवन चलता है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, ऐसे ही कंपनी आगे बढ़ती है, चीज़ों को करते हैं, कुछ चीज़ें सफल होती हैं, कुछ चीज़ें विफल होती हैं, और आप विफल चीज़ों से सीखते हैं और उसको पुनः अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जो सेकेंड पॉइंट हमने बोला था, इफ़ द पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन रिफर्स टू एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कुड डिसरप्ट और हिंडर द यूजर्स एक्सपीरियंस, जो उपयोगकर्ता का अनुभव है, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन, पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन में बदल जाए, जहाँ पे उसको अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फॉर एग्जांपल एक बटन है, इतना छोटा बटन है कि उसको आप दबाने जा रहे हैं, वो दब नहीं रहा है,
उसके बगल में एक और बटन है वो दब जा रहा है। हम अलेक्सा की बात कर रहे थे, वहाँ पे एक तरह से हमारा इंटरफेस, हमारी आवाज़ और सिस्टम है। तो उस केस में अगर हम अपनी बातें बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और अलेक्सा उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वो भी एक तरह से हिंडर करता है यूज़र एक्सपीरियंस को। इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल आप अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जो कि मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, आप सोच सकते हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट के साथ, फ़ोटो के साथ उसको अनलॉक करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि अनलॉक हो जाए, हो ही नहीं रहा है। हमने आधार का भी एग्जाम्पल बताया था कि अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आपको अपना आधार में लॉगिन करने के लिए आपको अपना थंब से, अपने फिंगर से अनलॉक करना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि वो आपका काम नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट था, पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन, तो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन में बदल गया। तो वो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाने की ज़रूरत है। So friction could be caused by confusing controls, uncomfortable material, lack of ergonomics, ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि इसको अफेक्ट करती हैं। जैसे चेयर का डिज़ाइन हो, एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताया गया है, अगर वो डिस्कम्फर्ट है तो जिस तरीके से भले ही वो आप बैठ तो सकते हैं, लेकिन वो कितना कंफर्टेबली, कितने आसानी से, सहूलियत के साथ बैठ पा रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है। तो डिज़ाइनर जॉब इज़ टू एंटिसिपेट एंड मिनिमाइज दीज पॉइंट्स टू इंश्योर स्मूथ एंड प्लीजेंट एक्सपीरियंस। कैसे आप खुशनुमा उसका अनुभव बना सकते हैं, वो आप अलग अलग तरीक़ों से पता कर सकते हैं, वो अपने अनुभव से पता कर सकते हैं, अपने जो भी सर्वेक्षण है उससे पता कर सकते हैं, एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपने उपयोगकर्ता को यूज़ करते हुए सिस्टम को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं क्या क्या दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। Positive outcome for people. The mark of successful design is whether the product makes people life better. क्योंकि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम कैसे लोगों के तकनीकी के माध्यम से जो उसके उपयोग करते हैं उनका जीवन कैसे और अच्छा बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए अगर जो भी ह्यूमन सेंटर्ड, मानव केंद्रित सिस्टम आप बना रहे हैं, अगर वो ये कर पा रहा है तो एक तरह से आप सक्सेसफुल रहे हैं, सक्सेसफुल डिज़ाइन। अदरवाइज़ आपको फिर से पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत है, फीडबैक लेने की ज़रूरत है, लिटरेचर सर्वे करने की ज़रूरत है। क्यों? जो आपने तकनीकी को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाया, क्यों लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे अच्छे से? क्यों अपना कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं? क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? It feel people safer, more comfortable, more eager to purchase, than more efficient or just plain happier. So then the product is effectively designed. तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बोला, अगर ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं तो जो आपका डिज़ाइनर है वो सक्सेसफुल रहा है। अदरवाइज़ आपको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो ये भी दर्शाता है कि प्रोडक्ट शुड नॉट ओनली फंक्शन वेल, केवल ऐसा नहीं होना केवल अच्छा से काम ही करे, जो उसको कार्य करने के लिए बनाया गया वही करे। उसके साथ साथ कैसे हम उसको डीपर रोल बाय कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिविटी टू पीपल्स लाइफ, कैसे हम लोगों की जीवन में सकारात्मकता को ला सकते हैं, वो भी हमें देखने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे अ वेल डिज़ाइन स्मार्टफोन इज़ नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस, इट इज़ ईजी टू होल्ड। वहाँ पे एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं। डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आप उसको आसानी से उठा सकें, पकड़ सकें, ले सकें, जेब में रख सकें, ढेर सारी चीज़ों की बात करते हैं। इंट्यूटिव, पर्स में रख सकें, इंट्यूटिव टू यूज़ एंड बिकमिंग अ टूल फॉर दैट सिंप्लीफाइज इनहेंसेस डेली एक्टिविटीज़। जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, रोज़मर्रा के कार्यों को आप मोबाइल के माध्यम से कर सकें। आज के टाइम पे आप ये भी देख रहे हैं कैसे मोबाइल एक लैपटॉप की तरह भी काम कर रहा है और सारे ऑलमोस्ट चीज़ों को अपने केवल छोटे से मोबाइल के माध्यम से, जिससे कि आप यात्रा करते समय और भी अलग कार्य करते समय खाली समय में कर सकते हैं। सो सक्सेस क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइनर्स क्या है? एक तरह से कह सकते हैं कि आउटलाइनिंग अ फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग डिज़ाइन सक्सेस। डिज़ाइनर्स रोल गोज़ बियॉन्ड क्रिएटिंग समथिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग। केवल सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, सुंदर दिखे अच्छी बात है, बट साथ में उसको बहुत आसानी से यूज़ कर पाए, अपने कार्य को कर पाए। ट्रू सक्सेस इज अचीव्ड व्हेन द डिज़ाइनर्स वर्क रेजोनेट्स विथ यूज़र्स फंक्शनल एंड इमोशनल लेवल। तो कैसे फंक्शनल, कार्य और इमोशनल के लेवल पे अपने उपयोगकर्ता से तालमेल बना पा रहा है, उनके साथ मिल के काम कर पा रहा है। फोस्टर ए सेंस ऑफ कनेक्शन, यूजिबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। कैसे वह
अपने कार्य की उपयोगिता को दिखा पा रहा है और संतुष्ट हो रहा है एंड ऑफ द डे, तो हम कह सकते हैं कि यही है एक डिज़ाइनर के लिए सक्सेस क्राइटेरिया। तो अगर हम इसका एक समरी बनाएं, कंक्लूजन बताएं, तो ड्रेफस अप्रोच टू डिज़ाइन वाज पायनियरिंग बिकॉज ही पुश्ड फॉर द प्रोडक्ट टू बी यूज़र सेंटर्ड इन एवरी पॉसिबल वे। केवल फंक्शनैलिटी के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये कार्य करना चाहिए, जैसा कि हमने बताया, इट शुड बी रीडन ऑन सेट अपॉन लुक्ड अपॉन एंड ऑपरेटेड एक्शन, सो मेनी थिंग्स हमने डिस्कस किया, एक्टिवेटेड। He conducted extensive research into how people interact with the product and incorporated those insights into his design। तो कैसे आप कह सकते हैं कि कैसे लोग टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्ट से परस्पर क्रिया करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, और उन सब चीज़ों को यूज़ करके, इनकॉर्पोरेट करके जो भी उसकी लर्निंग थी, जो भी उसका ज्ञानवर्धन हुआ इस पूरे स्टडी से, वो अपने डिज़ाइन में उसने डाला। हिज वर्क हाईलाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइनर टू थिंक बियॉन्ड एस्थेटिक्स। जैसा हमने बात की, केवल सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, उसको सारे और भी घटक के बारे में बात करनी पड़ेगी, जैसे कि हाउ टू मेक पीपल फील एंड परफॉर्म इन रियल लाइफ। तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं लिगेसी सिस्टम, लिगेसी नॉलेज। अगर आप किसी सिस्टम को बना रहे हैं, अगर वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, कैसे हम अपने कार्य को वहाँ पे करते हैं। जब हम उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम वहाँ पे भी उसी तरीके से करने की कोशिश करें जैसा कि हम अपने भौतिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। सो दिस फिलॉसफी लेड टू द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ह्यूमन सेंटर्ड एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन विच रिमेन्स फंडामेंटल टू हाउ वी अप्रोच डिज़ाइन चैलेंजेस टुडे। तो चलिए आपको एक कार्य देते हैं, जैसा कि हमने स्मार्टफोन के बारे में बताया, कैसे हेनरी ड्रेफस के परिभाषा के अनुसार आप उसको एक डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे रीड एन इन, सेट अपॉन, लुक्ड एट, टॉक्ड इनटू, एक्टिवेटेड, ऑपरेटेड एंड एनी अदर यूज़ केसेस में फिट होता है। और डिज़ाइनर ने जो भी स्मार्टफोन डिज़ाइन किया था वो सारी चीज़ों पे, इन सारे पैमानों पे बड़े अच्छे से फिट होता है और अपने कार्य को करता है। क्या आप कार के बारे में, क्या आप ऑटोनोमस कार आप बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। स्मार्टफोन के बारे में हमने बात कर ली, एटीएम के बारे में, और भी अन्य जो भी आपके जीवन में आसपास चीज़ें हो रही हैं, जो उपकरण आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप बता सकते हैं कि जो भी उसको बनाया गया है वह इन सब पैमानों पे खरा उतरता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यह कार्य करेंगे, जिससे कि आप जो चीज़ें भी हमने बताई बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएँ और उसके बारे में और जान पाएँ, और अपने सहपाठियों के साथ उसके बारे में चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट टू डिज़ाइन। अब हम समझ गए डिज़ाइन क्या है, चलिए अब सीखते हैं व्हाट टू डिज़ाइन। तो इसको हम एक केस स्टडी के माध्यम से करते हैं, जैसे हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था, कैसे अलग अलग रिमोट कंट्रोल टीवी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, और इस तरह से तो हमने ये भी डिस्कस किया कई ढेर सारे तरीके हो सकते हैं इसको इंटरेक्ट करने के, बनाने के। बट उसके पहले हमने बताया था कि हम जब भी कोई भी उपकरण अपने जीवन में, रियल लाइफ में आसपास देखते हैं, तो हमें ये सारे प्रश्न पूछने चाहिए। क्या आपको कोई बैड डिज़ाइन मिला? अगर जैसे जो भी आप उपकरण यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें आपको कुछ बैड डिज़ाइन दिखा? अगर था तो आपको ऑब्वियस सी बात है कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आप उसको, अपने अनुभव को साझा करिए, और अगर आपको उसको सही करना हुआ तो किस तरह का हल, सॉल्यूशन आप निकालेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि किसी भी कार्य को करने के कई ढेर सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, कुछ महंगे हो सकते हैं, कुछ सस्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों को फिट होंगे, दूसरे को नहीं होंगे, इस तरह के हो सकते हैं। तो हैव यू थॉट अबाउट सॉल्यूशंस? क्या आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? क्या आपका सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है? आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है वह जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, या जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे उसको सॉल्व कर रहा है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पहले जो चीज़ें अच्छे से चल रही थी वो भी ख़राब हो गई।
इन सब चीज़ों को कैसे पता करेंगे? उसके लिए आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपका सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं हो सकता तुरंत, तो वह अंत नहीं है। तो आपको फिर से पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत है, इटरेशन करने की ज़रूरत है। इसलिए हम बार बार डिज़ाइन में बोलते हैं इटरेटिव डिज़ाइन, हमें इटरेट करने की ज़रूरत है। तो इस केस स्टडी के बारे में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ द बेस्ट वे टू इंटरेक्ट विथ स्मार्ट टीवी। जैसे हमने बताया, आप अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप टाइप करके कर सकते हैं, स्वाइप करके कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, जेस्चर से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी शुड अडाप्ट टू आवर नीड्स। हमारी ज़रूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, नॉट द अदर वे राउंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन जो नई टेक्निक आई है, टेक्नोलॉजी आई है, अब हम उसके हिसाब से अपने आप को बदलें, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो समय के साथ बदलती रहती है। अगर हम आज इस नई तकनीक के हिसाब से बदले, परसों हमें किसी और तकनीक के हिसाब से बदलना पड़ेगा, उसके बाद कुछ और तकनीक के हिसाब बदलना पड़ेगा। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि जो भी आप नई टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, तो जो लेगेसी नॉलेज है, जो लेगेसी प्रैक्टिस है, जैसा कि आपका उपयोगकर्ता नॉर्मली नेचुरल तरीके से अपने निजी जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में काम करता है, उसको उसी तरीके से काम करने दें और अपना कार्य कंप्लीट करने दें। तो इस तरीके से आप देखें तो एडेप्टिव एंड प्रेडिक्टिव टाइपिंग ऑन स्मार्टफोन लाइक द ऑटो कंप्लीट, ऑटो करेक्ट फीचर्स फाउंड इन कीबोर्ड, इस तरह से नई फीचर्स हैं। तो चलिए एक के बाद एक तरीके से अलग अलग तरीक़ों के बारे में हम क्लियर डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट में बताते हैं कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगेन ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, काफ़ी व्यक्तिपरक होता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। हो सकता है कि जो मैं बोलूँ वो मेरे लिए बेस्ट हो पर आपके लिए ना हो, या आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ हो वो मुझे पसंद ना आए। तो डिज़ाइन ऐसा ही है और हमें अपने डिज़ाइन को इस तरीके से बनाना है कि जो लोग जो चाहते हैं वो उसको उस तरीके से प्राप्त कर सकें और अपना कार्य कर सकें। तो चलिए अलग अलग तरीके बात करते हैं। आप रिमोट कंट्रोल से आप उस पर जो ग्रिड कीबोर्ड होता है, जैसे आप कुछ टाइप करना होता है तो आप ऐसे टक 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 ऐसे करके अपनी उंगली से उसको टाइप करते हैं अलग अलग लेटर को और अपने इनपुट को देते हैं। आप स्वाइप भी कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ान्यूमेरिक जो कीबोर्ड होते हैं आप उसको स्वाइप करके भी लिख सकते हैं। आप अपने वॉइस कंट्रोल से कोई कमांड दे सकते हैं, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, सीरी प्ले दिस मूवी, इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें बोल सकते हैं। अपने जेस्चर से आप अपना इनपुट दे सकते हैं। मोबाइल ऐप को एज अ रिमोट काफ़ी टाइम पे आजकल आप देखते हैं कि कई बार हमें ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि हमारा रिमोट नहीं मिल रहा है, हमारी चाबी नहीं मिल रही है, चाहे वो कार की हो चाहे स्मार्ट टीवी की हो। तो क्या हम अपने मोबाइल के माध्यम से ही उन चीज़ों को लॉक अनलॉक कर सकते हैं? तो ये चीज़ें आज फिजिबल हैं। स्मार्ट कंट्रोल, स्मार्ट वॉच कंट्रोल, आजकल आप केवल अब धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ रही है, तो जैसे जैसे आज का स्मार्टफोन लैपटॉप की तरह काम कर रहा है, आप कह सकते हैं कि आजकल आपका स्मार्ट वॉच मोबाइल की तरह काम कर रहा है। कौन जाने कल वो लैपटॉप की तरह भी काम करे। तो ऑगमेंटेड रियलिटी, AR ग्लासेस, इन सब चीज़ों का भी उपयोग हो सकता है। मोशन कंट्रोल रिमोट भी जायरोस्कोप सेंसर के माध्यम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा सबसे अच्छा माध्यम है आपके लिए रिमोट कंट्रोल को हैंडल करने के लिए? तो ये पहला माध्यम जैसा हमने बता रहा था, पिकिंग यूजिंग अ ग्रिड कीबोर्ड और रिमोट कंट्रोल। जैसे कि आपको कुछ टाइप करना है तो आप अलग अलग बटन को ऐसे दबाएंगे, अलग अलग बटन को ऐसे दबाएंगे कुछ लिखने के लिए। जैसे आपको अगर राजीव लिखना है तो पहले R प्रेस करेंगे। इसमें एक चैलेंज आप इमीडिएट फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझे लेटर को ढूंढना पड़ेगा और काफ़ी टाइम, काफ़ी की जो है काफ़ी पास है, तो गलती से मैं A की जगह शायद B दबा दूँ, B की जगह शायद C दबा दूँ, @ की जगह ये दबा दूँ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत ही आसान तरीका तो नहीं है, बड़ा टाइम टेकिंग तरीका है और गलती होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इट्स स्लो एंड कम्बरसम। इसकी अच्छी बात ये हो सकती है फेमिलियर एंड प्रिसाइज फॉर दोज अकस्टम टू द पुराने जो ट्रेडिशनल रिमोट कंट्रोल है उसको जैसे यूज़ करने की आदत होती है, तो शायद वो उनके लिए अच्छा हो।
दूसरा तरीका जैसे हमने बताया आप स्वाइप कर सकते हैं, तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हैं। प्रोज ये हैं फास्टर देन पिकिंग, जो पिछला माध्यम था, यूजेस फेमिलियर जेस्चर लाइक स्वाइपिंग एंड मोर इंट्यूटिव। एंड कॉन्स है लिमिटेड स्पीड एंड एक्यूरेसी, रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एंड माइट बी चैलेंजिंग फॉर खास तौर पे जो बूढ़े और लेस टेक सभी लोग हैं, जो कि काफ़ी नेचुरल तरीका है बोल के अपने कंट्रोल को, रिक्वेस्ट को देना। तो काफ़ी फास्ट होता है, हैंड्स फ्री होता है, इंट्यूटिव होता है, सहज होता है, आइडियल फॉर क्विक कमांड्स लाइक सर्चिंग फॉर शो वगैरह वगैरह। कुछ लोग इससे परेशान भी होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्टी में हैं और वहाँ पे आप बोलना चाहते हैं आप इस गाने को लगाओ, इस मूवी को लगाओ, तो जो आपका टेक्निकल सिस्टम है शायद वो उस भाषा को, आपके रिक्वेस्ट को समझ नहीं पाता, क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज़ होता है। हमारी ASR टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, अभी भी इवॉल्विंग फेज़ में है और अभी इस तरह के इश्यूज़ को बड़े अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता है। एक्सेंट की बात हमने की थी, वो भी कह सकते हैं कि शायद वो आपके एक्सेंट को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि जो AI मॉडल ट्रेन है वो शायद फॉर एग्ज़ाम्पल नेटिव इंग्लिश स्पीकर के ऊपर है। तो इस तरह से आप ये इसके कौन से, बट अगर ये सब चीज़ों को हम सॉल्व कर दें तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। जेस्चर कंट्रोल यूजिंग अ कैमरा सेंसर, हैंड्स फ्री, नो नीड फॉर फिजिकल डिवाइस, इंगेजिंग एंड फ्यूचरिस्टिक, बट अगेन देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें गलतियाँ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि कैमरा बेस्ड है, लाइटिंग का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अगेन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी हो सकता है, बिकॉज स्टीप लर्निंग कर्व फॉर प्रेसाइज एक्शन, डिफरेंट अलग तरीक़ों के लिए आपको प्रेसाइज एक्शन करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा जेस्चर, ये भी इसकी कमियां हैं। मोबाइल एज अ रिमोट, आप जैसा मैंने बताया कि आप आजकल रिमोट कंट्रोल की, जब अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ रिमोट यूज़ कर सकते हैं, अपने कार को स्टार्ट करने के लिए, अपने मोबाइल को, अपने टेलीविज़न को स्टार्ट करने के लिए, एंड एक तरह से आप देख सकते हैं। बट यूजली स्मार्टफोन के द्वारा जब भी आप करते हैं तो उसमें लिमिटेड फ़ीचर होते हैं, सारे फीचर्स नहीं होते हैं, पोटेंशियल कनेक्शन इशू हो सकते हैं, हो सकता है सिक्योरिटी भी इशू, किसी ने आपका फ़ोन चोरी कर लिया, उसका मिसयूज़ कर सकता है आपके कार को थेफ्ट करने के लिए, और सो ऑन। स्मार्ट वॉच अगेन काफ़ी इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्विक एक्सेस टू द बेसिक कमांड्स, वो सब चल जाता है, बट उसके बियॉन्ड अगर आप जाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है। लिमिटेड फंक्शनल ड्यू टू काफ़ी स्क्रीन साइज़ उसकी काफ़ी छोटी होती है, तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो जो जटिल इंटरेक्शन है वो इम्पॉसिबल है करना। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत मुश्किल है करना। वॉइस एंड टच कॉम्बिनेशन, तो आप जितने भी माध्यम हमने बात की उसके बारे में, ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअली होता है, वो आप कंबाइन करके भी कर सकते हैं, जैसे वॉइस एंड टच पैड कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल वॉइस के माध्यम से आपने बोला, उसने उसको टाइप कर दिया ऑटोमेटिकली यूजिंग ASR टेक्निक, तो कुछ स्पेलिंग्स या कुछ नाम जो गलत था, जो उसको सही नहीं कर पाते, केवल आप अब उसको सही करना पड़ेगा, रादर देन पूरे सेंटेंस को, पूरे फ्रेज़ को फिर से लिखने की बजाय। तो एक तरह से ये भी अच्छा माध्यम है। AR/VR के AR के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। मोशन कंट्रोल रिमोट, जायरोस्कोप सेंसर, अगेन इसके माध्यम से कर सकते हैं, बट अगेन ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा सा जैसे ट्राइंग टू होल्ड पॉइंट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, रिक्वायर स्टडी हैंड मूवमेंट, और भी ढेर सारी चीज़ें। तो कंक्लूजन है कि ढेर सारी चीज़ें, माई बेस्ट चॉइस इज़ वॉइस कंट्रोल विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर मेथड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे इस केस में हमने टेक्स्ट बोला था, और इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी कुछ चीज़ों को चूज़ करने के रीजनिंग होते, जस्टिफिकेशन होते हैं। तो ये मेरा है, वॉइस कमांड ऑफर्स द मोस्ट नेचुरल एंड हैंड्स फ्री इंटरेक्शन, इन्हेंसिंग यूजिबिलिटी, और इसको आप टच पैड या मोबाइल ऐप के साथ अगर कंबाइन करें तो इट्स अ वेरी गुड बैलेंस between the convenience and the precision. Advanced method like AR/JR are promising but currently limited due to accessibility and accuracy. हर कोई इसको afford नहीं कर सकता and so on. So goal is not to people interact with the technology but to make technology seamlessly integrate with their lives. तो ये हमें बातों का ध्यान देना है। तो इस तरह से जैसे कि हमने टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल के ऊपर ये केस स्टडी प्रस्तुत की, आशा करता हूँ कि आप भी ऐसे अनेकों केस स्टडी अपने आसपास के जीवन में देख सकते हैं और उनमें से एक उठा के इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया। जैसे कि उनमें से कुछ है नेविगेशन के लिए। सो व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू इंटरेक्ट विथ अ मैप इन अ कार।
कि आप ऐसे मैप लेके देखेंगे या टैब लेके हाथ में देखेंगे। सिमिलरली अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास, आपका फ़ोन आ गया घर वाले का, तो क्या आप क्लास में उनके सामने ऐसे बात करेंगे या खिलखिला के ऐसे मोबाइल पे मैसेज देखेंगे? तो क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए? तो इस तरीके से आप इनका बारे में सोचिए और अपना विचार रखिए। तो हमें इस बातों का ध्यान देना है कि नीड टू टेक इनटू अकाउंट, आइडेंटिफाई द यूज़र्स, आइडेंटिफाई हु द यूज़र्स आर। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं व्हाट टू डिज़ाइन, तो हमें समझना पड़ेगा कि आपके उपयोगकर्ता कौन है। जैसा हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था, अगर आप अपने उपयोगकर्ता को समझ गए, उनकी ज़रूरतों को समझ गए, तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं हल हो गया। आपकी समस्या का जो निदान है वो आधा वहीं हो गया अगर आप अपने उपयोगकर्ता को समझ गए। अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज़ दे आर परफॉर्मिंग, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बातों को समझना जरूरी है। जगह उसके बाद डिटरमिन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंटरेक्शन इज़ हैपनिंग, तो जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि सेम यूज़र सेम फंक्शनैलिटी एक इन्वायरमेंट में बड़े अच्छे से कर पा रहा है, जैसे ही वो इन्वायरमेंट चेंज होता है वहाँ पे वो सडनली फेल हो जाता है। तो इस वजह से फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग यूज़र इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट, इंश्योर दे अलाइन विद द यूज़र टास्क एंड द रिक्वायरमेंट। तो इंटरेक्शन डिज़ाइन की हम बातें करते हैं। इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या है? तो अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो शार्प, रोजर्स एंड प्रीस ने इंटरेक्शन डिज़ाइन को डिफ़ाइन किया है। डिज़ाइनिंग इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स, जैसा कि हमने बात किया था, हमारा आज का जीवन चारों तरफ से अलग अलग कह सकते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स से, डिवाइसेस से, उपकरणों से, सर्विसेज से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो डिज़ाइनिंग इंटरैक्टिव प्रोडक्ट टू सपोर्ट द वे पीपल कम्युनिकेट, बातचीत करता है, संवाद स्थापित करता है इन दियर डेली लाइफ एंड वर्किंग लाइफ। तो वो चीज़ों का वो चीज़ें इंटरेक्शन डिज़ाइन कहलाती हैं। और भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, आप देख सकते हैं। तो बट इसका गोल प्राइमरली यही है, हम कोई प्रोडक्ट ऐसा बना सकते हैं जो कि काफ़ी उपयोगी हो। यूज़बिलिटी यहाँ पे मतलब है आराम से, आसानी से उसको आप सीखें। इफ़ेक्टिव टू यूज़, प्रभावशाली हो उसको प्रयोग करने में। प्रोवाइड्स एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होना चाहिए केवल अपना काम ही करें, बट बड़े इंजॉयबल तरीके से करें। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये जैसा हमने पहले भी बात किया, इन्वॉल्व यूज़र इन द डिज़ाइन प्रोसेस इटसेल्फ। हमें इंटरेक्शन डिज़ाइन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है इस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में? सो स्टडिंग इंटरेक्शन डिज़ाइन इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ एसेंशियल बिकॉज यह जोर देता है कैसे आपका उपयोगकर्ता टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करता है, ख़ास तौर पे डिजिटल टेक्नोलॉजी से, उपकरणों से इंटरैक्ट करता है। ये भी हमें इंश्योर करता है कि ये जो इंटरैक्शन हो रहा है उपयोगकर्ता और टेक्नोलॉजी के बीच में, उपकरण के बीच में, यह कैसे प्रभावी है, कैसे सहज है, सिंपल है, इंजॉयबल है और मीनिंगफुल है। मतलब जो इसको करना चाहिए उसका कुछ अर्थ है। यह इंटरेक्शन डिज़ाइन में, जैसे कि हमने बात की, पुट्स द यूज़र एट द सेंटर, वो अपने यूज़र को मध्य में रखता है, उपयोगिता को बढ़ाता है, सेव्स यूज़र एक्सपीरियंस, जो उसका अनुभव है उसको और बढ़ाता, अच्छा करता है, और जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी के बीच में गैप है, जो खाई है, उसको भरता है। सपोर्ट एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूज़न, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूज़न को मदद करता है, जो कि हमारे डिज़ाइन प्रिंसिपल के अहम पार्ट हैं। रिड्यूस एरर्स एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी, गलतियों को कम करता है, जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं उसको, और कोशिश करता है कि उसको मिनिमाइज़ कर सके, जिससे कि उसकी कुशलता बढ़ जाती है और हमारा जो नवाचार है, जो हमारा जो इनोवेशन है, उसको फ्यूल करता है। विदाउट गुड इंटरेक्शन डिज़ाइन, even powerful technology can fail in the hands of real user, जैसा कि हमने गूगल ग्लास के बारे में फिर डिस्कस किया था। तो यूज़र एक्सपीरियंस, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि हमें इसको बढ़ाना है, हमें इसके जो उपयोगकर्ता के अनुभव है उसको बढ़ाना है। तो इसको हम चलिए पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं।
how user perceive a product such as whether a smartphone is seen as sleek or chunky, तो कैसे वो पतला दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, their emotional reaction to it, वो उनको देख के उनका इमोशनल रिएक्शन कैसा है, whether such as people have a positive experience while using। तो एंड ऑफ द डे जैसा हमने बात की थी, अगर वो आपके प्रोडक्ट को और सर्विस को यूज़ करने के बाद खुश है, खुश तभी होगा जब वो जो कार्य करना चाहता था बड़े सुगमता से, बड़े अच्छे से, बड़े एफिशिएंट तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कर पाया। तो यहाँ पे की जो है, इट इज़ नॉट एनफ दैट वी बिल्ड प्रोडक्ट दैट ओनली फंक्शनल बट दैट आर ऑल्सो यूजेबल, दैट नीड टू बिल्ड जॉय, एक्साइटमेंट, प्लेजर, फन एंड यस ब्यूटी टू पीपल्स लाइफ। तो हमें अपने उपयोगकर्ता के अनुभव को उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, हमें एज अ डिज़ाइनर, एज अ डेवलपर उसको अपने प्रोडक्ट में और सर्विसेज में डालना चाहिए। सो यूज़र एक्सपीरियंस अगर हम अब बात करें तो अ प्रोडक्ट behaves and it used by the people in real life, the way people feel about it, their pleasure, satisfaction, again using it, looking it, holding it, operating। तो ये केवल ऐसा नहीं कि जब आप पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी करते हैं, ये सब कुछ है। जैसे आप कोई मोबाइल ऐप बनाते हैं, मोबाइल ऐप को स्टार्ट करने में ही प्रॉब्ली काफ़ी समय लग जा रहा है, तो एक्सपीरियंस वहीं से ख़राब हो गया। हो सकता है कि उसके बाद एक बार खुल जाए तो आप उसको जैसे ही प्रेस करें फंक्शनैलिटी तुरंत हो जाए, जो कार्य करना चाहते हैं तुरंत हो जाए, बट उसके पहले आपका अनुभव ऐसे ही ख़राब हो गया। एवरी प्रोडक्ट दैट इज़ यूज बाई समवन हैज़ अ यूज़र एक्सपीरियंस। तो अगेन ऐसा नहीं कि केवल डिजिटल चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज़ आप अपने जीवन में यूज़ करते हैं उससे आपका अनुभव जुड़ा होता है, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कैचअप हो, चाहे आर्म चेयर हो, ढेर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। So all aspects of end users interaction with the company, its services, its product, सब कुछ यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि पिछले व्याख्यान में हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे यूज़र एक्सपीरियंस, यूजेबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप डिज़ाइन करते हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या होता है, ये एप्पल फ़ोन के माध्यम से हमने डिस्कस किया था। एंड मैं ऐसा करता हूँ कि आपने और भी एग्जांपल, उस एग्जांपल के अराउंड कंसीडर किए गए होंगे। तो यूजेबिलिटी, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस, इस वेन डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हाउ डू यूजेबिलिटी गोल डिफर्स फ्रॉम द यूज़र एक्सपीरियंस, तो कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या कोई ट्रेड ऑफ है, क्या हमें कुछ एक को बढ़ाने में दूसरे को घटाना पड़ता है, दूसरे को घटाने में बढ़ाने में पहले को कम करना पड़ता है, क्या हम कोई एक मध्य का तरीका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम दोनों को जितना अच्छा कर सकते हैं करें। आर द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू काइंड्स ऑफ गोल्स, कैन द प्रोडक्ट बी बोथ फन एंड सेफ, हाउ इजी इट इज़ टू मेजर यूजेबिलिटी वर्सेस यूज़र एक्सपीरियंस गोल। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको अपने यूज़र एक्सपीरियंस और यूजेबिलिटी को बढ़ाना है तो जो डिज़ायरेबल एस्पेक्ट होने चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सेटिस्फाइंग होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, फ़न होना चाहिए, इन्जॉयबल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, और भी ढेर सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा मेंशन किया गया है। और क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस न घटे, यूजेबिलिटी न घटे। तो बोरिंग नहीं होना चाहिए, अनप्लीजेंट नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए, एनॉइंग नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। एक और की स्टडी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि टेस्ला का कार लॉन्च जब हुआ था, सो व्हाई वाज द टेस्ला कार एक्सपीरियंस वाज सच अ सक्सेस। सेम आईफोन के बारे में भी हम समथिंग सिमिलर बोल सकते हैं। बिकॉज क्वालिटी यूज़र एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगनिंग, सिंपल, एलिगेंट, डिस्टिंक्ट ब्रांड, प्लेजरेबल, मस्ट हैव थिंग, कैची नेम्स। इस तरह से, एक तरह से जैसे आज के टाइम पे हैविंग आईफोन एक तरह से वो मतलब एक अलग फीलिंग प्रोवाइड करता है कुछ उपयोगकर्ताओं को, ख़ास तौर पर उनको दिखाने के लिए
कि शायद आप एलीट ब्रांड के हैं, आप एलीट हैं। तो कुछ लोग केवल इसीलिए लेते हैं, वो इसलिए नहीं लेते कि वो आईफोन फीचर में कैसा है, वो इसलिए लेते हैं कि हम दिखा पाएँ मेरे पास आईफोन है। So many aspects of UX that can be considered, many ways of taking them into account when designing interactive products. तो इनमें से सेंट्रल इम्पोर्टेंस जो है यूजिबिलिटी का, फंक्शनैलिटी का, एस्थेटिक्स, कंटेंट, लुक एंड फील एंड इमोशनल अपील, इन सारे चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने बताया था कि जैसे जैसे ही आईफोन लॉन्च होता है, लोग पागलों की तरह लाइन में लग जाते हैं, एक एक दिन पहले, एक एक हफ्ते पहले ऐसे तो होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आईफोन 16 जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो मुंबई के BKC में कैसे लोग लाइनों में लगे पड़े हैं पहले दिन ही आईफोन को ख़रीदने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वो पहले दिन नहीं लेंगे तो आईफोन नहीं ले सकते, एक हफ्ते बाद ले सकते हैं बड़े आसानी से, इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बट उनको तो पहले दिन ही चाहिए, उनको तो पहले दिन ही मूवी देखने जाना है। तो खैर ये सबकी पसंद है। और भी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, मैं सारे एग्ज़ाम्पल्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में देखें, जो भी उपकरणों को, जो भी सर्विसेज को, जो भी एप्लीकेशंस को, जो भी वेब ब्राउज़र, वेब पेजेस को आप अपने जीवन में यूज़ करते हैं, आप उनको देखें कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे HDFC बैंक का है, कैसे यूजेस ऑन ऑफ ये सब चीज़ें गई हैं, आप इनको देख सकते हैं कितना यूजेबल ये है, फंक्शनैलिटी वाइज, एस्थेटिक्स है, कंटेंट है, लुक एंड फील, इमोशनल अपील, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अभी यहाँ पे रुकता हूँ और हम पार्ट 2 के साथ जल्द ही प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।